नमस्कार, उड़ान आईएएस अकादमी के छत्तीसगढ़ समसामयिक प्रश्नोत्तर श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुधीर वर्मा और इस वीडियो के अंतर्गत हम देखेंगे जनवरी 2021 से लेकर मार्च 2021 तक की सभी महत्वपूर्ण घटनाओं को जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो प्रारंभ करने के पूर्व आपको एक जरूरी सूचना कि उड़ान आईएएस अकादमी पुनः एक बार आपके लिए लेकर आया है सीजीपीएससी प्री ऑनलाइन तथा ऑफलाइन टेस्ट सीरीज, जिसके अंतर्गत जो टेस्ट है वो आपको 5 अलग अलग स्तरों पर लिए जाते हैं और उसके बाद आपका एक मेगा टेस्ट आयोजित किया जाता है। आप इसको जरूर ज्वाइन करें और अपनी तैयारी को निरंतर बनाए रखें। चलिए, तो आज की वीडियो में हमारा पहला टॉपिक है हमर अचरा योजना। हमर अचरा योजना जो है वो फरवरी 2021 में जशपुर जिले में प्रारंभ की गई एक योजना है। इसका उद्देश्य क्या है? हमर अचरा योजना एक नई पहल है जो जन भागीदारी से लोगों के विकास के लिए जशपुर जिले में चलाई जा रही है। उद्देश्यों की बात करें तो उद्देश्य में क्या क्या शामिल है? जशपुर अंचल का संपूर्ण विकास। ठीक है, जशपुर अंचल के संपूर्ण विकास के लिए ये जो हमर अचरा योजना है इसका प्रारंभ किया गया है। इस संपूर्ण विकास के अंतर्गत किन किन पहलुओं को शामिल किया गया है? तो पेयजल की आपूर्ति, दूसरा है मलेरिया से मुक्ति, सर्पदंश से मृत्यु के मामलों में कमी लाना। आपको पता होगा कि ये सारे मामलों में जशपुर जिले का स्तर अभी फिलहाल उतना ऊंचा नहीं है, तो इन मामलों में जशपुर के स्तर को ऊपर उठाना, पेयजल की आपूर्ति को सुनिश्चित करना, मलेरिया से मुक्ति और सर्पदंश के मामले में कमी करना, ये इस योजना का लक्ष्य है। विशेष क्या है? ये यूं बोला जाए कि इसका क्रियान्वयन कैसे हो रहा है, तो हमर अचरा योजना के माध्यम से फरी पानी योजना का शुभारंभ कर वाटर फिल्टर प्रदान किया जा रहा है। ठीक, आपको पता होगा कि हमारे जो क्षेत्र है छत्तीसगढ़ में जो पानी की समस्या है, ठीक है, ये यूं बोला जाए कि शुद्ध पानी की समस्या जो है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। आपको गरियाबंद में कुछ समय पहले का प्रकरण याद होगा। सुपेबेड़ा एक ग्राम था जहां पर फ्लोरीन युक्त पानी जो थी इसके कारण बहुत सारे बच्चे जो थे वो बीमार पड़ गए थे। ठीक है, ये समस्या हमारे छत्तीसगढ़ में काफी आम देखने को मिलती है। तो इस समस्या से निपटने के लिए जशपुर अंचल में एक फरी पानी योजना के नाम से एक स्कीम चलाई जा रही है जो हमर अचरा योजना के अंतर्गत संचालित की जा रही है। इसके अंतर्गत लोगों को वाटर फिल्टर प्रदान किया जा रहा है जिससे कि उनको सुनिश्चित किया जा सके कि उन्हें शुद्ध पानी की आपूर्ति हो रही है। इसके अलावा आदिम जाति विकास विभाग द्वारा पिछड़ी जनजाति के हितग्राहियों को मच्छरदानी का वितरण किया जा रहा है। ठीक है, इस योजना के द्वारा क्या किया जा रहा है? मच्छरदानी का वितरण किया जा रहा है। इसके 2 लाभ है, एक मलेरिया से मुक्ति हो जाएगी, मच्छर से मुक्ति हो जाएगी, और दूसरा सर्पदंश के मामलों में कमी आएगी। ठीक, तो यह है हमर अचरा योजना। याद रखिएगा कब प्रारंभ किया गया? फरवरी 2021 में। उद्देश्य क्या है? जशपुर जिले का संपूर्ण विकास। किन किन पहलुओं को शामिल किया गया है? तो पेयजल आपूर्ति, मलेरिया मुक्ति और सर्पदंश से मृत्यु। और फरी पानी योजना इसी योजना के अंतर्गत संचालित की जा रही एक स्कीम है। अगली योजना है बटरफ्लाई पार्क का निर्माण। कहां पर किया जा रहा है? जशपुर नगर के मयाली नाम के गांव में। ठीक, आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ में बहुत सारे प्रकार के बटरफ्लाई यानी कि तितलियां पाई जाती हैं। इन तितलियों के संरक्षण और संवर्धन के लिए बटरफ्लाई पार्क का निर्माण जो है जशपुर जिले में किया जा रहा है। इसके पहले आपको पता होगा कि भोरमदेव जो नेशनल पार्क है वहां पर बहुत सारी तितलियों की प्रजातियों को चिन्हित किया गया है और जब राष्ट्रीय तितली का जो चिन्हांकन किया गया था उसमें उनको शामिल किया गया था, उससे संबंधित वोटिंग में। ठीक, ये जो बटरफ्लाई पार्क निर्माण किया जा रहा है जशपुर में, उसका क्षेत्रफल है लगभग 1 एकड़। 1 एकड़ के क्षेत्रफल में इसका निर्माण किया जा रहा है और लागत इसकी कितनी है? 14.95 लाख, लगभग 15 लाख रुपए की राशि लगा करके इस पार्क को निर्मित किया जाएगा। और ये जो राशि है वो डीएमएफ मद से यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड होता है, खनिज न्यास निधि, उससे इसका भुगतान किया जाएगा। इस हेतु वन मंडलाधिकारी जशपुर क्रियान्वयन एजेंसी है। ठीक है, जो क्रियान्वयन एजेंसी है वो कौन है? वन मंडलाधिकारी जशपुर। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है गांधी शिल्प बाजार। आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ जो है वो शिल्प के मामले में बहुत अधिक आगे है, अग्रणी राज्यों में से है। तो इन शिल्पकारों की रचना को या शिल्पों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित करना, ये इस मार्केट का या इस गांधी शिल्प बाजार का लक्ष्य होगा। ठीक, आयोजन स्थल कहां पर है?
ये कहां पर आयोजित किया गया? तो छत्तीसगढ़ हाट परिसर पंडरी, पंडरी कहां है? रायपुर में। ये पंडरी में आयोजित किया गया गांधी शिल्प बाजार। कब से कब तक आयोजित किया गया? 12 फरवरी से 21 फरवरी तक। उद्देश्य की बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य का हस्तशिल्प, ढोकरा, लौह शिल्प, काष्ठ शिल्प, बांस शिल्प, गोदना शिल्प, शीशल शिल्प, टेराकोटा शिल्प, भित्ति चित्र, इन सभी शिल्प चित्रों को या इन सभी शिल्पों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित करना। इसके अलावा गांधी शिल्प बाजार में छत्तीसगढ़ राज्य के साथ साथ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, अहमदाबाद यानी कि गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल सहित अन्य राज्यों के विभिन्न शिल्पकला के 70 से अधिक शिल्पकारों को शामिल किया गया है। ठीक है, तो इन सभी राज्यों के शिल्पों को भी हमारे गांधी शिल्प बाजार में शामिल किया गया है ताकि इनको राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध किया जा सके। ठीक, चलिए अगला टॉपिक है पढ़ई तुहर दुआर कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर ई गवर्नेंस अवार्ड। आपको पता होगा कि पढ़ई तुहर दुआर योजना काफी चर्चा में रही योजना है, क्योंकि जब कोरोना संक्रमण काल लगा तो सारे स्कूल्स, कॉलेज सब बंद हो गए। उस स्थिति में स्कूली बच्चों की निरंतरता को बनाए रखने के लिए राज्य सरकार के द्वारा एक योजना लॉन्च की गई जिसका नाम क्या है? पढ़ई तुहर दुआर योजना। यह प्रारंभ हुई है मार्च 2020 में और इस योजना के अंतर्गत एक ऑनलाइन पोर्टल का निर्माण किया गया 7 अप्रैल 2020 को। आप देख पा रहे हैं यहां पर कार्यक्रम का शुभारंभ मार्च 2020 में और पोर्टल का निर्माण किया गया 7 अप्रैल 2020 को। उद्देश्य क्या है? स्कूली बच्चों की शिक्षा को निरंतरता बनाए रखना। ठीक है, इसमें विभिन्न स्तरों पर कार्यक्रम का गहन मूल्यांकन करते हुए क्षेत्र में कार्यक्रम के प्रभाविता की स्थिति देखी जाती है। यानी कि ये जो ई गवर्नेंस अवार्ड है इसको प्रदान करने के लिए सबसे पहले उस कार्यक्रम का गहन मूल्यांकन किया जाता है और फिर उसके बाद कार्यक्रम कितना ज्यादा प्रभावित रहा है, कितना ज्यादा प्रभावी रहा है लोगों को लाभ पहुंचाने में, उसका मूल्यांकन किया जाता है। ठीक, तो इसका मूल्यांकन आप इसी बात से कर सकते हैं कि इस वेबसाइट में वर्तमान में 25 लाख विद्यार्थी और 2 लाख शिक्षक जो है वो जुड़े हुए हैं, जो कि विभिन्न ब्लॉग्स के द्वारा और विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा स्कूली बच्चों की शिक्षा को निरंतर बनाए हुए हैं। क्लियर? ठीक, मोहल्ला कक्षाओं का आयोजन, लाउड स्पीकर के माध्यम से शिक्षा, बुलटू के बोल, मिस कॉल गुरुजी जैसे अनेकों नवाचार शिक्षकों द्वारा किए गए हैं। ठीक है, इस पढ़ई तुहर दुआर कार्यक्रम की योजना के अंतर्गत अनेक नवाचारी शिक्षकों को मौका मिला है और उन्होंने अपने इस मौके का फायदा उठाते हुए बहुत सारे कार्यक्रमों का संचालन किया गया, जैसे कि बुलटू के बोल, मिस कॉल गुरुजी, लाउड स्पीकर के माध्यम से, जिसको हम बोलते हैं लाउड स्पीकर स्कूल। ठीक है, इन सभी का संचालन किया गया है। तो इन सभी कार्यक्रमों को देखते हुए, इनके प्रभाविता को देखते हुए केंद्र सरकार के द्वारा पढ़ई तुहर दुआर कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर ई गवर्नेंस अवार्ड प्रदान किया गया है। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। चलिए अगला टॉपिक है अंगना शिक्षा कार्यक्रम। देखिए ये जो शिक्षा कार्यक्रम है वो चलाया जा रहा है बेमेतरा विकास खंड के मटका ग्राम पंचायत में। मटका एक ग्राम पंचायत है जहां पर इसको संचालित किया जा रहा है। उद्देश्य क्या है? 3 से 6 वर्ष के बच्चों का बौद्धिक, शारीरिक, क्रियात्मक, सामाजिक, भावनात्मक विकास। ठीक है, यानी कि बच्चों का सर्वांगीण विकास करना इस अंगना शिक्षा योजना का लक्ष्य है। भाषा विकास व गणित की पूर्व तैयारी आदि सम्मिलित किया गया। इन सबको शामिल करके एक सर्वांगीण रूपरेखा बनाई गई है जिससे बच्चों का विकास किया जा सके। बच्चों का संपूर्ण विकास एवं स्कूल जाने के पूर्व की तैयारी आनंदमय माहौल और खेल कूद के माध्यम से, ठीक है, खेल कूद के माध्यम से बच्चों का संपूर्ण विकास करना इस अंगना शिक्षा कार्यक्रम का लक्ष्य है। इसके जरिए बच्चों को माताएं घर में अलग अलग शैक्षणिक गतिविधियां कराती हैं। ठीक है, देखिए बेसिकली ये जो कार्यक्रम है वो क्या है, इसमें जो आंगनबाड़ी है, आंगनबाड़ी में जो माताएं हैं उनको प्रशिक्षित किया जाता है कि आप बच्चों के विकास के लिए फला जो कार्यक्रम है या फलाना जो गतिविधियां हैं उसको घर पर आयोजित करें। जैसे कि पेपर से कुछ बनाने को देना बच्चों को, ठीक है, ड्राइंग बनाने को देना, या जैसे कि हम लोग हवाई जहाज बनाते थे बचपन में, ठीक है, या कमल का फूल बनाते थे। तो इन सब गतिविधियों के मामले में या इन सब गतिविधियों के माध्यम से बच्चों के बौद्धिक विकास को बढ़ाना, ठीक है, या बौद्धिक विकास करना इस अंगना शिक्षा कार्यक्रम का उद्देश्य है। ठीक, बच्चों का प्रथम मूल्यांकन, देखिए इसमें मूल्यांकन की भी व्यवस्था इस योजना के अंतर्गत
शिविर में आयोजित कार्यक्रम द्वारा किया जाएगा तथा 1 माह बाद पुनः इन्हीं चिन्हित बच्चों का मूल्यांकन किया जाएगा। यानी कि हर महीने इन बच्चों के बौद्धिक विकास की प्रगति को आंका जाएगा इस कार्यक्रम के अंतर्गत। क्लियर? ठीक। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत शिक्षा को सुदृढ़ करने स्वप्रेरित शिक्षिकाओं द्वारा इस कार्यक्रम का पहल किया गया है। ठीक है, कुछ ऐसी शिक्षिकाएं हैं जो कि स्वप्रेरण से ही शिक्षा का प्रसार चाहती हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो कि निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के इच्छुक हैं, उनको भी इस योजना के अंतर्गत या इस कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया गया है। चलिए, अगला टॉपिक है डेल्टा रैंकिंग। ठीक, आपको पता होगा कि नीति आयोग के द्वारा प्रति 6 माह में ये जो डेल्टा रैंकिंग है इसको जारी किया जाता है। ठीक, तो जारीकर्ता कौन है? नीति आयोग। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं कि नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग में पूरे देश में छत्तीसगढ़ का दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा तीसरा और बस्तर जिला चौथे नंबर पर। ठीक है, देखिए शिक्षा के मामले में बोल रहा है ना, ये बेसिकली शिक्षा के मामले में है, सर्वांगीण नहीं। ठीक है, यहां पर कुल 5 प्रकार के जो पैरामीटर्स हैं उन पर रैंकिंग जारी की जाती है और एक ओवरऑल रैंकिंग भी जारी की जाती है। ठीक, तो जो शिक्षा वाला पैरामीटर है उसमें दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा और बस्तर जिला, इन दोनों ने बेहतर परफॉर्मेंस किया है और क्रमशः तीसरे और चौथे स्थान पर अपना स्थान बनाया है। ठीक, भारत सरकार के नीति आयोग द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे उल्लेखनीय कार्यों के आधार पर देश के आकांक्षी जिलों की जनवरी 2021 की डेल्टा रैंकिंग जारी की गई है। ठीक, 2021 में जनवरी में ये जो डेल्टा रैंकिंग है उसकी नवीनतम रिपोर्ट सामने आई है, जिसके अंतर्गत आप देख पा रहे हैं कौन कौन से पैरामीटर शामिल होते हैं। तो पहला है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन यानी कि स्वास्थ्य एवं पोषण, दूसरा है एजुकेशन यानी कि शिक्षा, तीसरा है एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्स यानी कि कृषि एवं जल संसाधन, अगला है फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास, इसके अलावा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत अवसंरचनाएं। ये 5 बिंदुओं के आधार पर ये जो डेल्टा रैंकिंग है वो जारी की जाती है जिलों की। ठीक, तो अगर ओवरऑल रैंकिंग की बात करें तो ओवरऑल रैंकिंग में पहले स्थान पर है बिहार का नवादा जिला। बिहार का नवादा जिला जो है वो इसमें प्रथम स्थान पर है। दूसरे स्थान पर नागालैंड का किफायर जिला है। तीसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश का नामसाई जिला, चौथे पर आसाम का हैलाकांडी जो जिला है वो चौथे स्थान पर है और मणिपुर का 5वां चंदेल जिला, ठीक है, चंदेल जिला जो है वो 5वें स्थान पर है। ठीक, तो ओवरऑल रैंकिंग की यहां पर बात हो रही है। ठीक, ओवरऑल रैंकिंग में पहले स्थान पर बिहार है, बिहार का नवादा जिला। ठीक है, अब आते हैं पैरामीटर्स के आधार पर रैंकिंग में। तो सबसे पहले शिक्षा की बात करते हैं। तो शिक्षा में पहले स्थान पर है मेघालय का रिभोई जिला, दूसरे स्थान पर है महाराष्ट्र का नंदुरबार जिला, इसके बाद तीसरे नंबर पर आप देख पा रहे हैं तीसरा दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, चौथे स्थान पर है बस्तर छत्तीसगढ़ का जिला और 5वें स्थान पर है आसाम का बक्सा जिला। तो इसी रैंकिंग की बात जो है इस टॉपिक के अंतर्गत करना था कि जो दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा और बस्तर जिला है इन दोनों ने शिक्षा के क्षेत्र में, आप देख पा रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में अपनी रैंकिंग सिक्योर की है तीसरे और चौथे पायदान पर। इसके अलावा दूसरा जो पैरामीटर है वो है स्वास्थ्य एवं पोषण। इसमें नागालैंड का किफायर जिला प्रथम स्थान पर है, बिहार का नवादा जिला दूसरे स्थान पर है, धनकेनाल जो उड़ीसा का जिला है वो तीसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर झारखंड का लातेहार जिला और उत्तर प्रदेश का सरस्वती जिला, सॉरी काटना था, और उत्तर प्रदेश का श्रावस्ती जिला 5वें स्थान पर काबिज है। इसके अलावा अगला जो टॉपिक है वो है आधारभूत अवसंरचना। आधारभूत अवसंरचना अगला पैरामीटर है जिसमें उड़ीसा का गजपति जिला प्रथम स्थान पर है, कोरापुट जिला द्वितीय स्थान पर, रायगढ़ जो कि उड़ीसा का जिला है वो तीसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर है मणिपुर का चंदेल जिला और 5वें स्थान पर राजस्थान का बरन जिला। ठीक है, बरन जिला जो है वो 5वें स्थान पर स्थापित है। अगला है कृषि एवं जल संसाधन। इसमें पुनः एक बार नवादा जो कि बिहार का जिला है वो प्रथम स्थान पर है, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश का बलरामपुर जिला, तीसरे स्थान पर हैलाकांडी असम का जिला, चौथे स्थान पर बिहार का मुजफ्फरपुर और 5वें स्थान पर कर्नाटक का रायचूर जिला, ये काबिज हैं। अगला पैरामीटर है वित्तीय समावेशन एवं कौशल विकास। इसमें प्रथम स्थान पर है अरुणाचल प्रदेश का नामसाई जिला,
दूसरे स्थान पर हैलाकांडी जो कि असम का जिला है। तीसरे स्थान पर है मेघालय का रिभोई जिला। चौथे स्थान पर उत्तर प्रदेश का बलरामपुर जिला और पांचवें स्थान पर मणिपुर का चंदेल जिला। तो आपको इतना याद नहीं रखना है, याद रखना है ये शिक्षा के क्षेत्र में तीसरे और चौथे स्थान पर डेल्टा रैंकिंग के अंतर्गत स्थान रहा है किसका? दंतेवाड़ा और बस्तर जिला का। क्लियर? चलिए अगला टॉपिक है म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स। यह जारी किया जाता है भारत सरकार आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा और इस रैंकिंग को जारी करने में कुल 114 शहरों को शामिल किया गया है। ठीक, म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स में छत्तीसगढ़ के 2 शहरों ने देश के टॉप 10 शहरों में जगह बनाई है। इसमें क्रमशः कौन कौन से हैं? रायपुर और बिलासपुर। रायपुर को किस कैटेगरी में मिला है? तो 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी में 7वें स्थान पर है। वहीं बिलासपुर जो है वो 10 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी में 7वें स्थान पर है। ठीक, दोनों 7वें स्थान पर हैं। अंतर क्या है कि पहला जो रायपुर है वो 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में शामिल है और बिलासपुर 10 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में शामिल है। बात करें इस रैंकिंग की तो ये रैंकिंग जो है वो 3 लेवल पर आयोजित होती है। ठीक, पहला लेवल जो होता है वो स्मार्ट सिटीज के लिए होता है, दूसरा लेवल अमृत सिटीज के लिए, तीसरा लेवल जो है वो ऑल सिटीज, सभी शहरों को इसमें शामिल किया जाता है। ठीक, पहले जो स्मार्ट सिटीज हैं उसमें 100 शहरों को शामिल किया गया है, दूसरे में अमृत सिटीज में कुल 500 शहर शामिल है और ऑल सिटीज यानी कि सभी शहरों वाली श्रेणी में कुल 4300 से अधिक शहरों को शामिल किया गया है। इसमें कुल 5 आधारभूत पॉइंट्स है जिनके आधार पर इसका रैंकिंग निर्धारित किया जाता है। कौन कौन से? पहला है सर्विसेज यानी सेवा, दूसरा है फाइनेंस यानी वित्त, तीसरा है प्लानिंग, चौथा है टेक्नोलॉजी और पांचवा है गवर्नेंस। इन 5 बिंदुओं के आधार पर यह जो रैंकिंग है म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स इसको जारी किया जाता है। तो याद रखने वाली चीज यह है कि इसमें 7वां रैंक बिलासपुर को और 7वां रैंक रायपुर को। श्रेणी कौन सी? रायपुर को 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी और बिलासपुर को 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में 7वां स्थान प्राप्त हुआ है। चलिए अगला टॉपिक है रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2021। ठीक है, आपको पता होगा कि अभी नवा रायपुर में, ठीक है, जो शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम है वहां पर इसका आयोजन किया गया था। तो इससे संबंधित प्रश्न कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये याद रखिए कि कुल टीमें, कितनी टीमें थी? 7 टीमें थी। आयोजन कहां हुआ? शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम नवा रायपुर में। विजेता कौन रही? इंडिया लेजेंड्स। और विजेता टीम के कप्तान कौन? सचिन तेंदुलकर। ठीक, 7 टीमें कौन कौन सी थी? तो याद रखिएगा, श्रीलंका लेजेंड, साउथ अफ्रीका लेजेंड, इंडिया लेजेंड, वेस्ट इंडीज लेजेंड, ऑस्ट्रेलिया लेजेंड, इंग्लैंड लेजेंड और बांग्लादेश लेजेंड। ये 7 टीमों ने काफी दिनों तक ये गेम खेला गया और इसमें अंततः जीत किसकी हुई? इंडिया लीजेंड्स की। ठीक है, कप्तान कौन? सचिन तेंदुलकर। ठीक, अगर टीम पॉइंट टेबल की बात करें तो सभी टीमों ने 6-6 मैच खेले हैं और पॉइंट्स की अगर बात करें तो इंडिया लेजेंड्स का पॉइंट कितना रहा? 20, श्रीलंका लेजेंड्स का 20, साउथ अफ्रीका लेजेंड्स का 16, वेस्ट इंडीज लेजेंड्स का 12, इंग्लैंड लेजेंड्स का 12, बांग्लादेश लेजेंड्स का 4 और ऑस्ट्रेलिया लेजेंड्स का 0। ठीक, याद रखिएगा इसमें इंडिया लेजेंड्स विजेता रही है। चलिए तो अब आते हैं छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के प्रमुख बिंदुओं पर। आपको पता होगा कि फरवरी में छत्तीसगढ़ का बजट विधानसभा में प्रस्तुत किया जा चुका है और इसमें कुछ संबंधित आंकड़े दिए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक, तो सबसे पहली बात, छत्तीसगढ़ का जीएसडीपी कितना है? सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है? प्रचलित भाव पर वर्ष 2020-21 में 3,50,270 करोड़ 3,50,270 करोड़ रुपए अनुमानित है वर्ष 2020-21 में छत्तीसगढ़ का जीएसडीपी प्रचलित भाव पर। ठीक, अगला है वर्ष 2019-20 में कितना था? वर्ष 2019-20 में 3,44,955 करोड़ रुपए था। कितना था?
3,44,955 करोड़ रुपए वर्ष 2019-20 में था, जो अब बढ़कर कितना हो गया 3,50,270 करोड़ रुपए। बात करें जीएसडीपी में वृद्धि दर की, तो सबसे पहली बात हम इसको कंपैरेटिव पढ़ेंगे कि भारत के जीडीपी वृद्धि दर कितनी रही है और छत्तीसगढ़ की जीएसडीपी वृद्धि दर कितनी रही है वर्ष 2020-21 के लिए। तो वर्ष 2020-21 में छत्तीसगढ़ की जीएसडीपी में वृद्धि दर रही है ऋणात्मक 1.77%। ऋणात्मक में रही है क्योंकि कोरोना संक्रमण काल ने न केवल हमारे देश को, न केवल हमारे छत्तीसगढ़ को, बल्कि सभी देशों की अर्थव्यवस्था को बुरी तरीके से प्रभावित किया है। तो इसमें लाजमी हो जाता है कि ये ऋणात्मक हमको देखने को मिले। ठीक, तो वर्ष 2020-21 में ऋणात्मक वृद्धि दर कितनी रही है -1.77%। वहीं भारत की अगर बात करें तो भारत की जीडीपी वृद्धि दर रही है ऋणात्मक 7.73%। ठीक है, ऋणात्मक 7.73% जो है भारत की जीडीपी वृद्धि दर रही है। अगला देखते हैं जीडीपी के घटकों की विकास दरों में छत्तीसगढ़ एवं भारत का तुलनात्मक विवरण। ठीक है, यानी कि जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक हैं हमारे यहाँ, उनमें वृद्धि दर क्या रही है। तो छत्तीसगढ़ का देखेंगे, भारत का देखेंगे क्षेत्रानुसार। तो सबसे पहले कृषि क्षेत्र की बात करें तो भारत में ये जो वृद्धि दर है वो रही है 3.38%। वहीं छत्तीसगढ़ में 4.61% वृद्धि दर दर्ज की गई है। याद रखिएगा, ये क्षेत्र जो है वो धनात्मक वृद्धि दर प्रदर्शित कर रहा है। ठीक, औद्योगिक क्षेत्र की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में ऋणात्मक 5.28% दर्ज की गई है। वहीं भारत की बात करें तो ऋणात्मक 9.57% दर्ज किया गया है। अगला क्षेत्र है सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र की जो वृद्धि दर है वो छत्तीसगढ़ में 0.75%, याद रखिए ये भी धनात्मक है, ये दर्ज की गई है। वहीं भारत में ऋणात्मक 8.77% की वृद्धि दर दर्ज की गई है, ऋणात्मक वृद्धि दर। ठीक, तो छत्तीसगढ़ में केवल औद्योगिक क्षेत्र में हमको ऋणात्मक वृद्धि दिखाई देती है, वहीं भारत में हमको औद्योगिक क्षेत्र के साथ साथ सेवा क्षेत्र में भी ऋणात्मक वृद्धि दर दिखाई देता है। अगला है जीडीपी स्थिर भाव में क्षेत्रवार योगदान छत्तीसगढ़ एवं भारत का तुलनात्मक विवरण। ठीक, इसमें हम देखेंगे योगदान के बारे में। पिछला जो डेटा था वो वृद्धि दर के संबंध में था, ये जो डेटा है वो जीडीपी में योगदान के आधार पर दिया गया है। ठीक, तो इसमें क्षेत्र आप देख पा रहे हैं, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। ठीक, छत्तीसगढ़ में कृषि क्षेत्र का योगदान वर्ष 2020-21 में स्थिर भाव पर कितना रहा 17.64%। वहीं भारत की बात करें तो कृषि क्षेत्र का योगदान 16.32% रहा है। औद्योगिक क्षेत्र की बात करें तो 46.43% छत्तीसगढ़ में औद्योगिक क्षेत्र का जीएसडीपी में योगदान रहा है। वहीं अगर भारत में जीएसडीपी में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान देखें तो 29.43% आंका गया है। सेवा क्षेत्र की बात करें तो 35.93% छत्तीसगढ़ में और भारत में 54.25% योगदान जो है सेवा क्षेत्र का जीएसडीपी में दिखाई पड़ता है। इसके अलावा प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो प्रति व्यक्ति आय कैसे निकाला जाता है, निवल राज्य घरेलू उत्पाद में जब आप प्रोजेक्टेड जनसंख्या से भाग देते हैं इसको, ठीक है, एनएचडीपी को जब आप प्रोजेक्टेड जनसंख्या से भाग देते हैं तब वहां पर जो पीसीआई है प्रति व्यक्ति आय उसकी प्राप्ति होती है। ठीक, तो वर्ष 2020-21 के लिए छत्तीसगढ़ में प्रचलित भाव पर, ठीक है, एनएचडीपी में प्रचलित भाव पर जो पीसीआई है प्रति व्यक्ति इनकम वो कितना है 1,04,943 रुपए। वहीं अगर भारत की बात करें तो कितना है 1,26,968 रुपए। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में पूछता है प्रचलित भाव पर एनएचडीपी में प्रति व्यक्ति आय कितनी है। तो छत्तीसगढ़ के संबंध में पूछेगा तो कितना है 1,04,943। वहीं अगर भारत की बात करें तो 1,26,968। चलिए अगला टॉपिक है बस्तर टाइगर्स विशेष बल का गठन। देखिए ये जो बस्तर टाइगर्स है इसके गठन की घोषणा जो है मुख्यमंत्री जी ने अभी जस्ट पिछला जो भाषण दिया बजट भाषण उसके अंतर्गत इसकी घोषणा की गई है।
ठीक, इसका उद्देश्य क्या होगा? इसका उद्देश्य होगा युवाओं को नक्सल हिंसा के विरुद्ध तैयार करना। इसमें स्थानीय युवकों की सहायता ली जाएगी और उनसे सूचना के आधार पर उनसे सूचना प्राप्त की जाएगी और उस सूचना के आधार पर नक्सली हिंसा का दमन किया जाएगा। ठीक, तो आइए पढ़ते हैं कि बस्तर संभाग के सभी जिलों में बस्तर टाइगर्स विशेष बल का गठन किया जाएगा। उद्देश्य क्या है? नक्सल विरोधी अभियान के दौरान पुलिस बल को स्थानीय युवाओं की सहायता प्रदान करना। बल में अंदरूनी ग्रामों के स्थानीय युवाओं को भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, जो स्थानीय युवक है वो क्षेत्र से बहुत ज्यादा परिचित रहते हैं और इसी का लाभ इस योजना के द्वारा या इस अभियान के द्वारा उठाने की प्रयास किया जाएगा। ठीक, युवाओं के अंदरूनी क्षेत्र एवं जंगल की जानकारी का लाभ नक्सल विरोधी अभियान के दौरान पुलिस बल को प्राप्त हो जाएगा। ठीक, इस हेतु देखिए इसके लिए अलग से एक फंड बनाया गया है। ठीक है, इस हेतु वर्ष 2021-22 के बजट में, यानी कि जस्ट जो अभी बजट आया उसमें 2800 व्यक्तियों की भर्ती की जाएगी, यानी 2800 युवाओं की भर्ती की जाएगी इसके अंतर्गत। और इस पर 92 करोड़ रुपए का व्यय जो है वो कुल संभावित है। कुल खर्च कितना होगा? 92 करोड़ रुपए। ठीक, राज्य पुलिस मुख्यालय में साइबर फोरेंसिक लैब की स्थापना हेतु 20 नवीन पद सृजित किए जाएंगे। इसके लिए वर्ष 2021-22 के बजट में 1,33,00,000 का नवीन मद प्रावधानित किया गया है। ठीक, तो यहां पर फोरेंसिक लैब की बात की जा रही है। जो साइबर फोरेंसिक लैब है वो स्थापित किया जाएगा और इसके लिए अलग से 1,33,00,000 रुपए प्रावधानित किया गया है। क्लियर? चलिए, तो अब आते हैं प्रश्नोत्तर में। इसमें हम आपको कुछ प्रश्न देंगे जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला प्रश्न है, हमर अचरा योजना कहां संचालित की जा रही है? ऑप्शन है आपके पास बेमेतरा, बालोद, बिलासपुर या जशपुर। दूसरा है, डेल्टा रैंकिंग जारी की जाती है, किसके द्वारा जारी की जाती है? तीसरा प्रश्न है, म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स में रायपुर का स्थान क्या है? ऑप्शन है आपके पास 6वां, 7वां, 8वां, 9वां। अगला प्रश्न है, रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज की विजेता टीम कौन सी है? बहुत आसान सा प्रश्न है। गांधी शिल्प बाजार का आयोजन किया गया, कहां पर किया गया? ऑप्शन है नवा रायपुर में, पंडरी में, साइंस कॉलेज प्रांगण रायपुर में या रविशंकर विश्वविद्यालय में। तो इसका आंसर भी आप हमको कमेंट बॉक्स में देंगे। अगला प्रश्न है, म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स में बिलासपुर का क्या स्थान है? ऑप्शन है 6वां, 7वां, 8वां, 9वां। तो इन सारे प्रश्नों के उत्तर आप हमको कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो ये थे आपके छत्तीसगढ़ समसामयिक घटनाक्रमों के अंतर्गत मार्च 2021 तक के घटनाक्रम। आशा करता हूं ये आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।